हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बिपिन सर, बिपिन मैं इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो न्यूमेरिकल का हम लोग ग्रुप डी का न्यूमेरिकल का पार्ट देख रहे थे, जिसमें हम लोग का ऑलरेडी 7 वीडियो डल चुका है। अब 8वां आज पार्ट लेकर उसका आए हुए हैं, जिसमें कि हम लोग 10 अक्टूबर का जो एग्ज़ाम हुआ था, 10 तारीख का 10 अक्टूबर 2018 में जो भी एग्ज़ाम हुआ था, उसके सभी न्यूमेरिकल का जो फिजिक्स केमिस्ट्री का है, दोनों को हम लोग साथ में देखेंगे। ठीक, अगर आप 7 वीडियो नहीं देखे हुए हैं, जो 7 टाइप इसका है उसको नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देखिए, तब ये इस पार्ट को देखिएगा तो समझ में आएगा। ठीक, तो उसका हम लोग वीडियो डल चुका है, जो कि इसके डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो का लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आरआरबी ग्रुप डी न्यूमेरिकल करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहाँ से प्लेलिस्ट में से भी जाकर देख सकते हैं। आप सभी वीडियो डला हुआ है। तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी अब न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक, हम लोग का टाइम एंड वर्क का भी क्वेश्चन चल रहा है, तो टाइम एंड वर्क का टाइप 1 डल चुका है, टाइप 2 भी आने वाला है। ठीक, तो आप लोग वेट करिए उसका। ठीक, और आइए शुरू करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर 3 कूलम्ब के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए, आपको बताए थे कि काम बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन, कितने से बल लगा रहा है और कितना विस्थापित हो रहा है, यही जो है कार्य हो जाता है। तो देखिए कार्य बराबर क्या होगा, यहाँ से हम 10 वोल्ट का बल लगा रहे हैं, 10 वोल्ट का, और गुणे कितना कूलम्ब तक विस्थापित होना है, 3 कूलम्ब तक। 3 कूलम्ब का जो आवेश है स्थानांतरित करना है, तो ये 10 दिया है, कितना हो जाएगा 30, और कार्य का मात्रा क्या होता है जूल, तो 30 जूल इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, ये ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, 10 वोल्ट का बल लगा रहे हैं, 3 कूलम्ब तक स्थानांतरित करना है, तो कितना हो जाएगा 10 का 30 जूल हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आज का। दूसरा क्वेश्चन बोला हुआ है, देखिए दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि CaOH होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। तो इसका बोल रहा है कि इसका द्रव्यमान संख्या आपको निकालना है। तो देखिए द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये सी कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, सबका अलग अलग निकाल करके द्रव्यमान संख्या जोड़ देते हैं। तो देखिए कैल्शियम का आपका परमाणु संख्या होता है 20, और परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो 2 गुना। देखिए परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, लगभग सब में ये 2-4 को छोड़ दिया जाए और अपवाद छोड़ दिया जाए तो 2-4 में आपका सेट नहीं करता, नहीं तो सब में हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, तो इसका तो याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है। हीलियम का आपका 2 होता है ना, तो जो ऑड नंबर इवन नंबर वाला रहता है, इवन नंबर वाला सभी को हम 2 से गुणा कर लेंगे तो इसका परमाणु द्रव्यमान निकल जाता है। लगभग में सब में ये चीज लागू हो जाता है 20 तक में। ठीक, और ऑड नंबर वाले को क्या करते हैं, ऑड नंबर वाले को 2 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, लगभग में ये सब काम हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, छोटा सा एक ये कंसेप्ट लगभग में। ठीक, तो देखिए हम लोग का क्या कर रहे हैं यहाँ पे, और हाइड्रोजन तो याद रहेगा उसका परमाणु संख्या परमाणु द्रव्यमान दोनों एक ही होता है। तो कैल्शियम का यहाँ पे 1 अणु है, कैल्शियम का 1 अणु है तो 1 लिख देते हैं, और परमाणु संख्या इसका 20 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 20 देखिए सम संख्या है तो 2 गुना कर देंगे, 40 होता है, तो 40 से गुना कर लिए। ठीक, प्लस अब यहाँ देखिए ऑक्सीजन का 2 अणु है तो 2 लिख देते हैं, 2 गुना लिख देते हैं, 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 16, 8 दूना क्या हो जाता है 16, तो 16 से हमें ये गुणा कर लेना है। ठीक, प्लस हाइड्रोजन का 2 अणु है तो 2 लिख देते हैं, देखिए H2 है यहाँ पे, तो हाइड्रोजन का 2 अणु है, और हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, परमाणु द्रव्यमान भी 1 ही होता है, दोनों 1 ही होता है, तो लिख दिए। अब सबको जोड़ लीजिए, यहाँ 40 हो जा रहा है, प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 472 और 2 74। अब देखिए इसका जो परमाणु द्रव्यमान का मात्रक AMU होता है, AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक, तो ये AMU में हो जाएगा, केवल यहाँ यूनिट दिया हुआ है, तो 74 AMU हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए आप परमाणु द्रव्यमान निकालना आप सीख गए। यहाँ से परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो सबका अलग अलग परमाणु द्रव्यमान निकाल करके जोड़ देते हैं। कैल्शियम का 1 अणु है तो 1 दिए हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, परमाणु संख्या नहीं परमाणु द्रव्यमान।
ऑक्सीजन का यहाँ 2 अणु है तो 2 लिख दिए, गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 हो जाता है। हाइड्रोजन 2 अणु है तो 2 लिख दिए, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और सबको जोड़ लिए 74 AMU में आ जाएगा। ठीक, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि यदि कॉइल का प्रतिरोध 750 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रॉनिक हीटर कॉइल में कितनी धारा प्रभावित करेगी। तो देखिए एक फॉर्मूला आपको लिखाए थे कि V बराबर IR होता है, V बराबर IR। ये बात आपको बताए थे, ये कितना वोल्टेज दे रहा है, ये वोल्टेज होता है, वोल्टेज, और ये I जो होता है धारा रहता है, धारा, करंट जो रहता है धारा, कितने धारा दे रहे हैं, और R जो है रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध यहाँ हो जाता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, V बराबर IR। तो देखिए यहाँ वोल्टेज हम कितना दिए, 220 वोल्टेज है तो 220 दे देते हैं, I निकालना है और गुणे प्रतिरोध कितना है तो 750 ओम है, 750 देते हैं। अब कटा दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा, नहीं, I बराबर कितना हो जाएगा 22/75 हो जाएगा। तो हम 22 में 75 से भाग दे देंगे। देखिए 22 में 75 से भाग देंगे, 0 लगाना होगा, यहाँ दशमलव लगाना होगा। ठीक, तो अब कितना हो जाएगा, 75 दूना 150 हो जाएगा, 3 मत में ज़्यादा हो जाएगा तो 150 हो गया। अब 0, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा, ये कट गया, फिर 0 आ जाएगा। तो देखिए 75 9 मत में चला जाएगा, 9 मत में, यानी कि लगभग में आपका कितना आ जा रहा है, ये 0.29 एम्पियर आ जाएगा। ठीक, ये धारा है, करंट का मात्रक एम्पियर होता है, तो 0.29 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको V बराबर IR याद होना चाहिए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला हुआ है, देखिए अगला क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो थोड़ा सा यहाँ से एक आप कंसेप्ट सीख लीजिए। ठीक, देखिए आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ ये आपको बताए थे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको बताए हुए थे, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो वीडियो आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक वीडियो में आपका होगा। ठीक, टोटल वीडियो डला हुआ है 7 वीडियो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिखना बताए हुए थे। ठीक, देखिए 10 से हम लोग समझ जाएंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक, कब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा मेटल है, कौन नॉन मेटल है, और कौन जो है मेटलाइड है। ठीक, कौन धातु, अधातु और उपधातु है। ठीक, ये तीनों चीज़ हमें पता करना है। तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु यहाँ लिखा है एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या, और ये एलिमेंट यानी कि तत्व का नाम लिखा है, और उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है। ठीक, तो एक हाइड्रोजन का परमाणु संख्या है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एक ही हो जाता है। ये 2 है हीलियम का, ये 2 हो जाता है। 3 है लिथियम का, 2 और 1 हो जाता है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या होता है 1 रहता है। अब ये 4 हो जाता है बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का, तो ये 2, पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2। बोरान का हो जाता है पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 3 हो जाता है। कार्बन का हो जाता है 2 4 हो जाता है। 7 नंबर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का 2 5 हो जाता है। ठीक, 8 नंबर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2 6 हो जाता है। उसके बाद 9 नंबर है फ्लोरीन, फ्लोरीन का 2 8 7 हो जाता है। ठीक, और 10 नंबर है नियोन, 2 8 हो जाता है। ठीक, तो अब इसमें देखिए हम कैसे पता लगाते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये दिया रहता है आपको। ये चीज़ हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन मेटल है, कौन धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। तो देखिए जिसके भी ये कॉन्फ़िगरेशन में, जिसके बाह्यतम कक्षा में, ये बाहर वाला कक्षा है, 3 भी हो सकता है, तो ये बाहर वाली कक्षा में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 रहे, 2 रहे और 3 रहे, क्या क्या रहना चाहिए 1 2 3 रहना चाहिए, तो इसे हम धातु के श्रेणी में रखते हैं। कि किस श्रेणी में रखते हैं, धातु के। इन लोग का स्वभाव क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करना है। ये 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगा, अपना ये ऑक्टल पूरा कर लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ये 3 है, तो ये किस श्रेणी में आएंगे, धातु में आएंगे। अब ये यहाँ से देखते हैं। ठीक, ये देखिए 5 6 7, इस तीनों को हम लोग, ये 5 6 7 अगर बाह्यतम कक्षा में रहे तो इसको कहते हैं अधातु, इसे अधातु के श्रेणी में रखते हैं। ठीक, और अगर 4 रहे तो 4 वाला को हम ही 4, अगर 4 बाह्यतम कक्षा में रहे तो इसी 4 वाला को हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। ठीक, ये न तो अधातु होगा न धातु के श्रेणी में आएगा, इसे उपधातु कहते हैं। ठीक,
उपधातु कहते हैं। और ये 8 जो होगा इसको नोबल गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। जिसका अष्टक पूरा हो जाता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक, अक्रिय गैस, नोबल गैस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, तो ये चारों आप ध्यान रखना होगा। ठीक, आपको देखिए फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर 1 2 3 रहे बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या तो ये धातु की श्रेणी में आएंगे। ठीक, अगर 4 रहे तो ये उप धातु आ जाएंगे, ना तो धातु होगा ना अधातु होगा। इसका अष्टक पूरा करना होगा तो ये दोनों काम करता है, 4 त्याग भी कर सकता है, 4 ले भी सकता है, इसीलिए हम लोग इसे उप धातु की श्रेणी में रखते हैं। और ये अधातु हो जाता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन हमेशा लेता है, हमेशा लेगा ही। ठीक, 5 है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा करेगा, 6 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर, 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना अष्टक पूरा कर लेगा। ठीक, और ये इसका अष्टक जिसका पूरा रहता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक, तो ये चारों बात आप ध्यान में रखिएगा। देखे हुए थे एटॉमिक नंबर 10 तक देखे हुए थे, तब 11 वाला से भी आगे भी इसमें भी देख लेते हैं। इसमें भी हम मेटल नॉन मेटल कैसे पता करेंगे। ठीक, तो इसमें देखिए क्या होता है, 11 होता है सोडियम। तो क्या बताए थे हम कि 1 2 और 3 रहे तो वो क्या हो जाता है, मेटल हो जाता है। तो देखिए इसमें ये 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धातु, यानी कि सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। और 4 आपका था तो क्या बताए थे कि ये उप धातु होगा, ये उप धातु हो जाएगा। और ये आपका 5 6 7 तक रहेगा तो अधातु हो जाएगा, ये सब किस श्रेणी में आ जाएगा, तो अधातु में आ जाएगा। और 8 जिसका अष्टक यहाँ पूरा हो गया तो ये नोबेल गैस कहलाता है। ठीक, अक्रिय गैस हो जाएगा, अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक, इस सिमिलर उसी तरह से हो जाएगा। और ये फिर 1 2 आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। ठीक, तो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा हम लोग का। तो अब पहचान लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्वेश्चन इस पे जितना पूछा हुआ है सभी क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। ठीक, देखिए जिस प्रकार हम लोग 10 तक देखे थे तो 11 से भी चेक कर लिए। 1 2 3 है तो धातु, 4 है तो उप धातु रहेगा, 5 6 7 रहेगा अधातु, और 8 रहेगा अष्टक पूरा तो अक्रिय गैस उसको बोलेंगे। ठीक, नोबेल गैस, और ये फिर आ जाएगा धातु। तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक, जितना भी रहेगा। तब इस पे क्वेश्चन कितना आया है सभी क्वेश्चन को हम एक साथ कर लेते हैं। ठीक, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो था इसी पे था, क्वेश्चन हमें बोला हुआ, आगे भी ये सब क्रम चलता रहेगा। ठीक, तो आगे अब आगे भी बढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम पता कर लेंगे। ठीक, तो देखिए पहला अगला क्वेश्चन क्या बोला है इसमें। ठीक, अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है और पूछ रहा है कि कौन सा ये धातु होगा या अधातु होगा, पूछा हुआ है इसमें से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अब देखिए इसमें ऑप्शन एक बार लिख देते हैं। ए दिया है 2 8 3 दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है 2 8 6 दिया हुआ है, और सी में दिया हुआ है 2 8 5 दिया हुआ है, और डी में दिया हुआ है 2 8 4 दिया हुआ है। देखिए अभी आपको बताए थे क्या चीज़ कि इसमें पूछा है कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो अगर 1 2 3 रहे तो ये धातु के श्रेणी में आता है। किस श्रेणी में आता है, धातु के। तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये अधातु हो जाएगा, ये भी अधातु हो जाएगा, ये उप धातु हो जाएगा। 4 है तो अष्टक ले भी सकता है और दे भी सकता है। तो हम लोग का धातु की श्रेणी में कौन आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है, धातु का है। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। देखिए अब कितना आसानी से बनेगा। और इस पे 2 क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक, देखिए अगला इस पे जो क्वेश्चन बोला हुआ है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं। तो ऑप्शन है 2 8 6 है, आपका आंसर मिल चुका होगा। 2 8 7 है, सी में है 2 8 4 है, और डी में है आपका 2 8 5 है। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो एक बात बताइए कि अधातु में क्या बताए थे आपका कि 4 नहीं 5 6 और 7 अगर रहे तो ये किस श्रेणी में आते हैं, अधातु में आ जाते हैं। तो ये अधातु नहीं है इसमें पूछ रहा है। तो ये भी अधातु है, ये भी अधातु है, ये भी अधातु है। यानी ये 4 नंबर हो जाएगा कि जो कि 4 अगर रहता है तो उप धातु, ना तो धातु में आएगा ना ही अधातु में आएगा। ठीक, तो ये आपका 4 आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। ठीक, एक और क्वेश्चन, ऐसे बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप सब बना सकते हैं आप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है, अगला इसी पे क्वेश्चन है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नॉन मेटल। ठीक, कह रहा है कि नॉन मेटल यानी अधातु का कौन सा, नॉन मेटल मतलब अधातु। तो 2 8 5 है, बी में दिया हुआ है 2 8 4 है, सी में दिया हुआ है 2 8 1 है,
और डी में दिया हुआ है 2, 8, 3। इसमें कह रहा है कि कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो ऐसे ही पकड़ में आ जा रहा है, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अधातु में क्या बताए थे कि 5, 6, 7, 5, 6, 7 अगर रहेगा तो ये किस श्रेणी में आएगा, तो अधातु के श्रेणी में आएगा। अगर 72 कक्षा में 5 है तो अधातु में आ जाएगा, ठीक। ये 4 है तो न तो धातु न अधातु, 1 और 2, 3 रहेगा तो ये धातु में आ जाएगा। क्लियर? ये सब कितना भी क्वेश्चन आएगा आपका आराम से बन जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए क्या कह रहा है। धातु, अधातु, उपधातु आप आराम से निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से, सीख लिए, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि 10 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो उस वस्तु द्वारा गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखो आपको बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² होता है, ठीक। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का होल स्क्वायर। तो ये गतिज ऊर्जा 1/2 हो जाएगा, द्रव्यमान 10 केजी है और वेग कितना दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकंड, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, 2 × 5 = 10, यानी 25 × 5 = 125 जूल हो जाएगा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर? तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है करे किसी वस्तु का काइनेटिक गतिज ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो अभी आप देखे थे कि ½ mv²। गतिज ऊर्जा क्या होता है, कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ देता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। और स्थितिज ऊर्जा जो होता है mgh होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, ½ mv²। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्थिर अवस्था से प्रारंभ करने पर सुनील की कार 10 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्राप्त कर लेती है, तो कार का त्वरण क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला लिखा था आपको कि v बराबर u + at, डिस्टेंस फार्मूला में आप फार्मूला सब याद होना चाहिए आपका। पहला जो वीडियो था उसमें हम लोग फार्मूला ही देखे थे, तो इस चीज़ को आप जाके वहाँ से जरूर देख लीजिएगा, ठीक। तब आपको पूरा समझ में आएगा। एक फार्मूला लिखा है कि v बराबर u + at। यहाँ v जो हो जाएगा अंतिम वेग होगा, अंतिम वेग इसमें बताए थे आपको। u जो होगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा। अगर विराम अवस्था में चलती है तो u का वैल्यू 0 मीटर प्रति सेकंड लेते हैं। अगर विराम अवस्था में रहेगी तो u जो प्रारंभिक वेग होगा 0 हो जाता है। और a हो जाएगा त्वरण, त्वरण हो जाएगा एक्सेलरेशन, और t जो हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो अब मान आप आराम से यहाँ रख दीजिए, आपका आ जाएगा। v हमें दिया हुआ है कि अंतिम वेग 20 हो जा रहा है, u 0 है, प्लस a निकालना है और कितने समय में, तो 10 सेकेंड में हो जाता है। समय यहाँ सेकेंड में ही रहता है, ठीक। तो देखिए क्या कर लेंगे, इधर हम लेके चले आते हैं, तो at बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। a और गुणे 20 10, तो 0 से 0 कट जाएगा। a बराबर कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी हो जाएगा, ठीक। डी में ये प्रति को हटाते हैं, अगर इसमें ऊपर लाना चाहेंगे तो इसे यहाँ माइनस लगा लेते हैं, तो 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। तो आराम से फॉर्मूला सब याद होना चाहिए, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए न्यूमेरिकल बहुत आसान है। न्यूमेरिकल वाला पार्ट हम लोग जैसा कि बोले हैं आपको कि 3-3 दिन पे हम लोग देखेंगे। एक दिन में हम लोग 3 दिन का वीडियो देख लेते हैं, इसमें 3 डेट का, तो हम लोग 3-3 दिन पे न्यूमेरिकल को भी करते लेंगे। न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं, न्यूमेरिकल को भी साथ में लेते चलना है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एक ध्वनि स्रोत 600 हर्ट्ज की तरंग दैर्घ्य भेजता है, यह 3 मीटर तरंग दैर्घ्य पैदा करता है, तो इस प्रश्न में ध्वनि की तरंग की गति क्या होगी। देखिए यहाँ भी एक फॉर्मूला बताए थे, v बराबर होता है n लैम्डा, v बराबर n लैम्डा होता है। आप यहाँ ध्यान देना होगा, v जो होता है इसका वेग हो जाता है, और n जो होता है इसका तरंग दैर्घ्य होता है। n क्या हो जाता है, तरंग दैर्घ्य होता है, ठीक। n जो होता है वो तरंग दैर्घ्य होता है, दैर्घ्य। और लेमडा जो होता है, लेमडा इसका क्या हो जाता है कि ध्वनि का स्रोत जो तो कितना हर्ट्ज से गुजर रहा है, ठीक। हर्ट्ज इसका तरंग होता है, ये तरंग, ठीक, तरंग। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे ध्वनि स्रोत
600 हर्ट्ज की तरंग भेजता है और 3 मीटर की तरंग दैर्ध्य पैदा करता है, तो v बराबर क्या होगा? तो यहाँ बेग इसका क्या होगा? n का मान कितना है? 3 मीटर और लेमडा कितना है? 600, तो छतरी 1800 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। इसका बेग कितना हो जाएगा? 1800 मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर देख लीजिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक, बी में दिया हुआ है 1800 मीटर, 1 मिनट सॉरी, 1800 मीटर पर सेकेंड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, ए में दिया हुआ है 1800 मीटर पर सेकेंड, ए आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये याद होना चाहिए, v बराबर एन लेमडा बेग होता है, एन तरंग दैर्ध्य होता है और कितना तरंग से आप लेमडा का मान होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन बोला है कि 10 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं में किया गया कार्य 30 जूल है, तो बिंदुओं के बीच प्रवाहित होने वाली धारा की आवेश कितनी है? तो देखिए अभी आप पढ़े थे कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, विस्थापन के जगह कितना एम्पियर धारा लग रहा है। देखिए कार्य यहाँ बोला हुआ है, कितना कार्य हो रहा है? 30 जूल का कार्य हो रहा है और बराबर बल कितना लगा रहा है? तो 10 वोल्ट का, और ये विस्थापन के जगह इसका जो आवेश कितना है, आवेश यहाँ पूछा हुआ है कि आवेश क्या है, कितना आवेश है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा, जो आवेश का मान है वो आवेश कितना है, विद्युत आवेश, तो 3 हो जाएगा आपका, 3 ओम हो जाता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? सॉरी 3 एम्पियर होगा ना जी। प्रवाहित होने वाली विद्युत आवेश कितनी है? 3 कूलम होगा, आवेश का मात्रक होता है कूलम, तो 3 कूलम हो जाएगा आपका आवेश, 3 कूलम हो जाएगा, 3C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ डी हो जाएगा। ठीक, सबका 3-3, आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए आवेश पूछा हुआ है कि वाला विद्युत आवेश क्या है, तो 3 कूलम हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 3 कूलम। कार्य जो है 30 वोल्टेज 30 जूल का हुआ है। बल हम कितना लगा रहे हैं? तो 10 वोल्टेज लगा रहे हैं, 10 भी लगा रहे हैं। विस्थापन की जगह आवेश देना है, तो आवेश विद्युत आवेश कितना है यहाँ पे? तो 3 कूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हम लोग का। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग का बोल रहा है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका भार पृथ्वी पर 196 न्यूटन है। तो देखिए बल बराबर क्या होता है? बल बराबर F बराबर ma होता है, F बराबर ma होता है। ठीक, तो यहाँ F यानी कि इसका भार 196 न्यूटन है, बराबर m पूछा हुआ है द्रव्यमान क्या हुआ, और a का दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तब कटा दीजिए। देखिए अगर ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा और ये 98 दो मर्थ में कट जा रहा है, 8 दूना 16, 9 दूना 18, 1 19, यानी जो m हो जाएगा इसका मास कितना हो जाएगा? 10 दूना 20 kg जो हो जाएगा। ठीक, जो इसका भार कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान दिया हुआ है तो भार दिया हुआ है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा इसका? 20 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है यहाँ। ठीक, देखिए F बराबर ma होता है, तो F यहाँ 196 न्यूटन लगा हुआ है। m निकालना है कि इसका भार कितना है, इसका जो है द्रव्यमान कितना है, और ये 9.8 इसका क्या दिया है? पृथ्वी का यहाँ त्वरण दिया हुआ है, g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आराम से रख के कटा लिए, कितना है? 20 kg का इस पे जो है द्रव्यमान होगा। ठीक, इसका 20 kg। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? अगला बोला है कि 11 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गति कर रही है, तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी अभी आया हुआ था, गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 mv² हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 m कितना है? 11 kg, और वेग क्या है? 5 होता है, 5 5 25 हो जाएगा, कटेगा नहीं, गुणा कर लीजिए। 11 5 55, 5 हो जाएगा, 5 हासिल, 11 दूना 22 और 5 27, अब बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से भाग देते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14 हो जाएगा, 2 5 10, 137 जूल जो है इसका एनर्जी हो जाएगा, 137.5 जूल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा? तो 137.5 जूल ऑप्शन नंबर सी में है। तो ये फॉर्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, इससे तो बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक कार 10 न्यूटन के एक स्थिर बल से एक कार 50 न्यूटन के एक स्थिर बल के साथ 100 मीटर की दूरी तय करती है। इस कार द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। बल कितना है? 50 न्यूटन, और कितना विस्थापित हो रही है? तो 100 मीटर विस्थापित हो रही है। तो कितना हो जाएगा? 5000
जूल इसका कार्य हो जाएगा। ठीक, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल 50 न्यूटन लगा था, 100 मीटर की दूरी तक जाती है तो कितना हो जाएगा आपका 5000 जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। ठीक, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें बोला हुआ है कि 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड एक समान वेग के साथ चले तो गतिज ऊर्जा, देखिए फिर गतिज ऊर्जा आ गया, काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² हो जाएगा, यानी कि 1/2 द्रव्यमान है 12 और वेग कितना है 5, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 2 से कटाते हैं, 2 × 6 = 12, तो 25 × 6 = 150 जूल हो जाएगा। ठीक, 150 जूल लेने के ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या क्या होगी। देखिए केमिस्ट्री से है, 90 ग्राम पानी में, पानी का फॉर्मूला क्या होता है H2O होता है। ठीक, H2O। तो एक बात बताइए कि इसका हम द्रव्यमान निकाल लेते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है, तो इसका द्रव्यमान निकाल लिया, द्रव्यमान कितना होगा, तो हाइड्रोजन का अभी बताए थे कि द्रव्यमान 2 अणु है ना, 2 अणु है तो 2 और गुणे 1 से गुणा कर लेते हैं। ठीक, इसका द्रव्यमान संख्या 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का आपका 8 दूना 16 होता है, तो 16 और 2 कितना हो जाता है 18 AMU हो जाएगा। ठीक, 18 AMU, यानी कि एक मोल में, इसका जो पूछा हुआ है कि 90 ग्राम पानी में मौजूद मोलों की संख्या कितनी होगी, तो अगर 18 AMU का मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम में 1 मोल होगा, 18 ग्राम में कितना होगा 1 मोल होगा, तो यहाँ 90 ग्राम की बात किया है, 90 ग्राम में कितना मोल होगा, तो एक बात बताइए कि 18 × 5 = 90, यानी कितना मोल हो जाएगा, तो 5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना मोल हो जाएगा 5 मोल। फिर से एक बार समझ लीजिए, इसका हम द्रव्यमान निकाले तो द्रव्यमान कितना आ रहा है आपका यहाँ पे, इसका 2 हो जाएगा, 2 × 2 और 8 16 हो जाएगा, यानी कि 16 और 2 18 AMU, यानी कि 18 ग्राम का 1 मोल हो गया, तो 90 ग्राम का कितना मोल होगा, तो 5 मोल हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, 5 मोल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हमें क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोला है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 वाले तत्व की पहचान करें, 2 और 6, तो 6 और 2 कितना हो जा रहा है 8, 8 मतलब अभी आपको लिखाए थे ऑक्सीजन होता है, तो 8 ऑक्सीजन हो जाएगा यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, अब इसमें बस इतना ही क्वेश्चन है आपका, आगे क्वेश्चन नहीं है। ठीक, तो हम लोगों ने पूरा 10 तारीख के सभी सेट के सभी तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन को आज हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक, तो चलिए फिर आपका ये 3 दिन पे मिलता रहेगा, 3 दिन के बाद हम लोग देखेंगे 11 तारीख के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक, तो चलिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। ठीक।